हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। चलिए, कल हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़े थे, जिसमें इसका संरचनात्मक अध्ययन किए थे। आज बिरसन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि बिरसन एक जोड़ी में स्थित होता है मानव के अंदर। बिरसन के बारे में सबसे खास विशेषता यह है कि प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में उदरीय गुहा में उपस्थित, लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें माह में ये उदरीय गुहा से बच्चा नाल से होते हुए बिरसन कोश में आ जाते हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा। कल बताए थे आप लोगों को कि ये उदरीय गुहा वाला भाग है। देखिए, ये बच्चा नाल है और ये बच्चा नाल से होते हुए का उदरीय गुहा वाला भाग में आ जाता है। और उदर गुहा वाला भाग में कब? 7वां माह। भ्रूण जब 7वां माह का होता है तो उदर गुहा से होते हुए बाह्य उदरीय यानी उदर गुहा के बाहर, ठीक है, बिरसन कोश में बिरसन स्थापित हो जाता है। कब? भ्रूणीय अवस्था के 7वें माह के पश्चात। भ्रूण क्या होता है? तो जब माँ के गर्भ में कोई शिशु बच्चा पल रहा होता है तो माँ के गर्भ में जो बच्चा पलता है उसी को भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ये तो हम समझ गए कि मानव में जो बिरसन होता है बाह्य उदरीय होता है, और क्यों होता है ये हम आगे चल कर के आपको बताएंगे। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि कुछ जीव जिनमें अस्थायी रूप से बिरसन उदर गुहा में पाया जाता है, मतलब बिरसन कोश में यह नहीं पाया जाता है, बल्कि कहाँ रहता है? परमानेंटली यानी अस्थायी रूप से उदर गुहा में ही पाया जाता है। ये दो जीव हैं, एक हाथी और दूसरा व्हेल। ये दोनों जीव के बिरसन उदर गुहिया होता है, क्योंकि इनके शरीर का तापमान क्या होता है? कम होता है। और शरीर का कम तापमान होने के कारण शुक्राणु का जो सर्वाइवल जो होता है पीरियड, जो जीवित रहने की जो ओकेजन होती है, अवसर होती है, वो अच्छा होता है। इसलिए इसकी कोई दरकार नहीं होती है बिरसन कोश में आने की। चूहा और चमगादड़, ये दोनों जीव में कुछ खास विशेषता है कि इसका भी जो बिरसन होता है उदरीय होता है, उदर गुहा में ही होता है, लेकिन जनन के दौरान यह बिरसन कोश में आ जाता है और जनन समाप्त होते ही पुनः कहाँ चला जाता है? उदर गुहिया हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग ये देख रहे हैं कि मानव में वायुदरीय, अभी भी हम आपको बताए थे कि मानव में बिरसन वायुदरीय होता है। क्यों होता है? मानव में बिरसन उदरीय गुहा से बिरसन कोश में इसलिए आ जाता है क्योंकि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जिसमें शुक्राणु का जीवित रह पाना मुश्किल होता है। इसलिए यह बिरसन कोश यानी उदर गुहा के बाहर में आ जाता है, क्योंकि बिरसन कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, अब देखिए बिरसन के कार्य। पहला, शुक्राणु का निर्माण। दूसरा, नरलिंग हार्मोन। नरलिंग हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन जिसको का स्राव करना होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग एक संरचना का अध्ययन किए थे। वह संरचना किसका था? तो हम देखते हैं वह संरचना किसी और का नहीं, वह बिरसन का था, टेस्टिस का था। ठीक है, अब इस टेस्टिस के संरचना को समझना ज़रूरी है ताकि हम आगे अच्छी तरह से पढ़ सकें। आप लोगों को अब हम बताने जा रहे हैं कि बिरसन के घेरे हुए परतें, यानी जो बिरसन है वह कितने परतों से घिरी हुई है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि अब जो हम लोग पढ़ेंगे बिरसन घेरे हुए परतें, तो बाहर से अंदर की ओर। बाहर से अंदर की ओर मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये बिरसन है, बिरसन में ये बाहर वाला भाग है, फिर इसके अंदर वाला भाग है अंदर, यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं बाहर से अंदर की ओर, इसका मतलब है कि हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला भाग ऐसे, ये वाला भाग पढ़ रहे हैं ऐसे, मतलब बाहर से अंदर की ओर। तो बाहर से अंदर की ओर में सबसे पहले कौन है? ट्यूनिका वेजिनालिस। फिर कौन है? इसके बाद देख रहे ये ऊपर वाला परत है ट्यूनिका वेजिनालिस, फिर ये वाला परत है ट्यूनिका एल्बुजिनी, और सबसे अंदर वाला ये वाला जो देख रहे हैं परत, ये कौन है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो हम लोगों ने देखा कि जो बिरसन कितने परतों से ढका हुआ है, तो हमने देखा बिरसन 3 परतों से ढका हुआ है बाहर से अंदर की ओर। पहला ट्यूनिका वेजिनालिस,
दूसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तीसरा ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो परत है वह है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत जो है ये कौन है, इसको देख लीजिए। ये वाला परत जो होता है, ये वाला परत आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, ये वाला परत ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। एक्चुअली में ये वाला परत ही एक ऐसा परत है कि ये अंदर की ओर, ये जो परत है ये अंदर की ओर, ये अंदर की ओर क्या होता है, धंस जाता है। ये परत क्या है, किसकी ओर धंस जाता है, अंदर की ओर धंस जाता है। अंदर की ओर धंस करके वृषण को कितने पाली अंदर की ओर धंस जाता है, और अंदर की ओर धंस करके वृषण को कितने पाली में बांट देता है, 250 पाली में। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कोष्ठ कहते हैं। तो आगे देखते हैं, देखिए फिर से हम लोगों ने ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में अब जानना है। तो हम देख रहे हैं कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत भीतर की ओर धंस कर वृषण को 250 कोष्ठों में विभक्त कर देती है। इन कोष्ठों को वृषण कोष्ठ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। प्रत्येक वृषण कोष्ठ में 2 से 3 नलिकाएं उपस्थित होती है। इन नलिकाओं को शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। अब देखिए आप, ये तो वृषण कोष्ठ हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गया, ये जो ये वाला संरचना है पूरा है, ये वृषण कोष्ठ है, देख रहे हैं, ये वृषण कोष्ठ है। और वृषण कोष्ठ में आप देख रहे हैं 2 से 3, ये अंदर रेड वाला 2 से 3 कैसी नलीनुमा संरचना है। इसी नलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका कहते हैं। इस नलीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, शुक्रजनक नलिका। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए शुक्रजनक नलिका कहते हैं। अब आगे देखते हैं, नोट, शुक्रजनक नलिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इसे वृषण का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। वाजिब सी बात है कि अगर शुक्रजनक नलिका है तो शुक्राणु बनेगा, और शुक्राणु ही तो नरयुग्मक है। यदि शुक्रजनक नलिका को हटा दिया जाए तो शुक्राणु बनेगा नहीं, तो नरयुग्मक नहीं बनेगा। इसलिए शुक्रजनक नलिका को वृषण का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब मेन बात आता है कि भाई शुक्रजनक नलिका किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्रजनक नलिका किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण करता है, इसका अध्ययन यदि हम लोगों को करना है तो थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को देखना पड़ेगा। यानी शुक्रजनक नालिका का अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। यदि हम लोगों को शुक्रजनक नलिका का विस्तार से अध्ययन करना हो तो हम लोग शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, जो शुक्रजनक नालिका था, जो हम लोगों ने देखा शुक्रजनक नालिका का फिगर, ये जो देख रहा है आप लोग, ये जो दिख रहा है, ये जो शुक्रजनक नालिका है, जब इसको काटेंगे, शुक्रजनक इसको काटा जाएगा तो कुछ ऐसा संरचना दिखाई देगा। कैसा, ऐसा संरचना, ये वाला संरचना, उसको काटेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो शुक्रजनक नालिका को काटने पर कुछ ऐसा संरचना हमें दिखाई देता है, और हम देखते हैं कि संरचना में ये 2 आवरण है और इसमें 2 कोशिका है, एक छोटी एक बड़ी। याद रखना है आप लोग को, शुक्रजनक नलिका का जो बाह्य आवरण होता है उसको ट्यूनिका प्रोपिडिया कहते हैं। इसके अंदर वाला आवरण जो होता है उसको जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। और जनन उपकला के अंदर 2 कोशिका होते हैं, एक छोटी कोशिका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना है आप लोग को, जो छोटी कोशिका है, ये छोटी कोशिका, इसको शुक्रजनक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्रजनक कोशिका। और बड़ी कोशिका जो होती है उसको हम सर्टोली कोशिका कहते हैं। आपको याद रखना है कि जो सबसे छोटी कोशिका है, ये इसको क्या कहते हैं, यह छोटी कोशिका शुक्रजनक कोशिका होती है जो शुक्राणु का निर्माण करती है, इसलिए इसे नर जनन कोशिका कहते हैं। वाजिब सी बात है कि ये छोटी सी कोशिका शुक्रजनक कोशिका है जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, नर जनन कोशिका कहते हैं। और बड़ी वाली यह बड़ी कोशिका होती है, इसे क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका कहते हैं। यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, इसलिए इसे नर्स कोशिका कहा जाता है। जिस प्रकार से नर्स पेशेंट को देख रेख करती है, खाना पीना दवा सब कुछ, उसी प्रकार से ये जो बड़ी कोशिका है सर्टोली कोशिका, इस छोटी कोशिका जो होती है, कौन, शुक्रजनक कोशिका, ये शुक्राणु बनाएगी। शुक्राणु का देख रेख खाना पीना कौन देखेगा, ये बड़ी कोशिका। ऐसी बड़ी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं,
भाई सर्टोली कोशिका, ठीक ना। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात आता है कि जो सर्टोली कोशिका है इसका क्या कार्य होता है। देखिए, शुक्राणुओं को पोषण देना, जो कभी भी बताए हैं, और हार्मोन का स्राव करना। अभी आपको ये हार्मोन का स्राव करना, इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें दो तरह का हार्मोन का स्राव होता है, एक ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरा इनहिबिन हार्मोन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बात आता है, थोड़ा गौर करने की बात आती है कि शुक्रजनक कोशिका शुक्राणु कैसे बनाता है ना। तो हम लोग इसका थोड़ा डेमो देख लेते हैं कि शुक्रजनक कोशिका किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो शुक्रजनक कोशिका होता है, जो शुक्रजनक कोशिका होता है वो क्या होता है, डायप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो शुक्रजनक कोशिका द्विगुणित होता है, यह कोशिका विकसित होकर के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है, ये भी द्विगुणित होता है। लेकिन जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, जो कि अब क्या है, ये 2n था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो हो जाएगा n। ठीक है, अब यहाँ पर पुनः अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है तो क्या बनता है, शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटिड्स, और शुक्राणु पूर्व विकसित होता है यानी कायांतरण होता है इसमें, तो शुक्राणु बन जाता है, और शुक्राणु को नर युग्मक भी कहा जाता है। एक्चुअल में इसका हम विस्तृत अध्ययन पढ़ेंगे युग्मक जनन टॉपिक में, अच्छी तरह से बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं तक, आप लोग मन से पढ़िए, कोई तरह का डाउट हो पूछिए, किसी प्रकार की कमी रह गई हो तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। दैट्स ऑल।